लेकिन सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो याद रखिए शुक्रवार के सत्र में सुस्ती थी, लेकिन पिछले हफ्ते भारतीय बाजार करीब 1 से 1.5% की तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए और आज भी करीब 110 अंकों की तेजी के साथ 24,510 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ। एशियाई बाजारों की बात करें तो याद रखिए सभी एशियाई बाजार आज बंद रहेंगे। चीन की बात करें या हांगकांग, कोरिया, जापान, सभी बाजार आज बंद रहेंगे, तो वहां से कोई बड़े संकेत निकलकर नहीं आएंगे। लेकिन अमेरिकी बाजारों की बात करें तो यहां पर शुक्रवार के सत्र में अच्छी खासी तेजी दिखी। डाउ जोन्स 1% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। S&P 500 में 1.5% की तेजी दिखी। वही नैस्डैक भी 1.5% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ। सभी सेक्टोरल इंडिसेस इनफैक्ट शुक्रवार को ही नहीं पूरे हफ्ते की बात करें तो पूरे हफ्ते के लिए अमेरिकी बाजार तेजी के साथ बंद हुए। इनफैक्ट पिछले हफ्ते डाउ जोन्स में करीब 3% की तेजी दिखी, S&P 500 में 2.9% की, वही नैस्डैक 3.5% की तेजी के साथ पिछले हफ्ते बंद हुआ। तो IT शेयरों में काफी एक्शन दिखा पिछले हफ्ते, जिसके चलते नैस्डैक अच्छी खासी तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। लेकिन याद रखिए बड़ा अनाउंसमेंट आया, बर्कशायर हैथवे की AGM थी अमेरिका में, जहां से कई सारे इंपॉर्टेंट टेकअवेज निकल कर आए। लेकिन सबसे बड़ा वॉरेन बफे जो CEO थे, पिछले 60 साल से जो CEO थे कंपनी के, उन्होंने अब स्टेप डाउन करने का डिसीजन ले लिया है और उनके सक्सेसर ग्रेग अबेल अब सक्सीड करेंगे उनको CEO के पद पर। तो बड़ा अनाउंसमेंट आया ओवर द वीकेंड बर्कशायर हैथवे को लेकर। इनफैक्ट इसी के साथ उन्होंने क्लैरिफाई भी किया कि हाँ, मैं CEO नहीं रहूंगा लेकिन फिर भी अपना स्टेक नहीं बेचूंगा। तो उनका जो स्टेक रहेगा बर्कशायर हैथवे में, उसमें कोई कमी नहीं होगी, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। कई सारे इंपॉर्टेंट कमेंट्स भी आए, कई सारी जापानीज कंपनी में उनका इन्वेस्टमेंट है वो वैसा ही रहेगा। और अमेरिकी कंपनियों की बात करें तो 3-4 कंपनियों के नाम उन्होंने दिए जहां पर उनके बड़े इन्वेस्टमेंट्स है, एप्पल, कोको कोला और अमेरिकन एक्सप्रेस। तो ये 3 बड़ी अमेरिकी कंपनियां जहां पर बर्कशायर हैथवे का इन्वेस्टमेंट है और वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो शेयर होल्डिंग में कोई बड़े बदलाव नहीं होंगे। लेकिन बड़ा अनाउंसमेंट दिखा ओवर द वीकेंड। उन्होंने अमेरिकी इकोनॉमी को लेकर भी काफ़ी कुछ कमेंट्री दी। उनका मानना है कि टैरिफ को लेकर अमेरिकी बाजारों पर इम्पैक्ट दिखेगा, अमेरिका के ग्रोथ पर इम्पैक्ट दिखेगा और उनका मानना है कि गवर्नमेंट को इसका ख्याल रखना चाहिए। शायद ग्लोबल ग्रोथ पर भी इसके कंसर्न्स और इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। तो बड़ी न्यूज़ ओवर द वीकेंड जो वॉरेन बफे को लेकर निकल कर आई। लेकिन इसके अलावा यूरोपियन बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी शुक्रवार के सत्र में तेजी दिखी। फुट्सी 1% से ज़्यादा की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। डैक्स और कैक में इनफैक्ट 2.5% की तेजी दिखी। तो अमेरिकी बाजार शुक्रवार को और पिछले पूरे हफ्ते के लिए तेजी के साथ बंद हुए और यूरोपियन मार्केट्स में भी अच्छा एक्शन दिखा। लेकिन याद रखें कच्चे तेल में भारी गिरावट दिखी है। ओपेक प्लस की अहम बैठक थी ओवर द वीकेंड। शनिवार को बड़ा अनाउंसमेंट निकल कर आया, 4,11,000 बैरल्स पर डे इतना आउटपुट इंक्रीज करेगा ओपेक प्लस। जून के महीने से ये इफेक्टिव, ये लागू हो जाएगा। बड़ा अनाउंसमेंट है, अनएक्सपेक्टेड था और ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं थी इसकी, जिसके चलते ब्रेंट क्रूड में भारी गिरावट दिखी है। इनफैक्ट इकोनॉमिक टाइम्स की सूत्रों से हवालों से खबर आई है कि शायद अक्टूबर के महीने में फिर एक बार आउटपुट हाइक हो सकता है। तो बड़ी नेगेटिव खबर, जिसके चलते ब्रेंट क्रूड $60 पर बैरल के नीचे फिसलता हुआ नजर आया। इस साल अब तक करीब 20% की गिरावट दिखी है। पिछले हफ्ते करीब 8% की गिरावट दिखी और आज सुबह भी करीब 3.5% की गिरावट के साथ ब्रेंट क्रूड कारोबार करता हुआ। तो कच्चे तेल के मार्केट में भारी गिरावट पिछले कुछ दिनों से दिखी है और अब आउटपुट बढ़ने की खबर, सप्लाई बढ़ सकता है ग्लोबल मार्केट में, जिसके चलते कच्चे तेल में गिरावट दिखी है। इसके अलावा सोने की बात करें तो यहाँ पर आज फिर से एक बार तेजी दिखी है। शुक्रवार के सत्र में तेजी थी और आज भी सोना तेजी के साथ कारोबार करता हुआ $3,265 पर आउंस के आसपास स्पॉट गोल्ड ग्लोबल मार्केट में। तो यहाँ पर
तेजी फिर एक बार बढ़ती हुई नजर आई। तो हाँ, ग्लोबल बाजारों से संकेत ठीक ठाक। अमेरिकी बाजार लाल हरे निशान में बंद हुए थे। गिफ्ट निफ्टी से पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत और कच्चे तेल में गिरावट, और ये भी एक पॉजिटिव साइन है इंडियन इकोनॉमी के लिए। याद रखें, काफी कुछ इंपोर्ट करते हैं ऑयल, जिसके चलते भारतीय बाजारों के लिए हमेशा अगर कच्चा तेल गिरता है तो ये एक पॉजिटिव खबर होती है। इसके अलावा एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। 12वें दिन लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कैश मार्केट में शेयर्स खरीदे और शुक्रवार को करीब 3,300 करोड़ के शेयर्स डीआईआईज ने खरीदे। वही एफआईआईज ने भी करीब 2,800 करोड़ के शेयर्स खरीदे। इंडेक्स फ्यूचर्स में 300 करोड़ की खरीदारी दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 30,000 करोड़ की बिकवाली। स्टॉक फ्यूचर्स में 111 करोड़ की खरीदारी और स्टॉक ऑप्शंस यहां पर करीब 3,050 करोड़ की बिकवाली शुक्रवार के सत्र में दिखी थी। केवल एक ही स्टॉक एफएनओ बैन में रहेगा, आरबीएल बैंक। पिछले हफ्ते भी ये एफएनओ बैन में था, तो इस स्टॉक पर भी अपनी नजर रखें। लेकिन पिछले हफ्ते की तेजी के बाद क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा? आज के सत्र के लिए किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। गिफ्ट निफ्टी से पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से कौन से लेवल्स पर अब हमें नजर रखनी चाहिए? गुड मॉर्निंग आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, आपने सारी बातें भी ग्लोबल मार्केट्स में सुन रहा था, तो एक एक पॉइंट तो सारा इंपॉर्टेंट आपने बताया। और दूसरा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे को लगा इंडियन मार्केट के हिसाब से, वो क्रूड वाली स्टोरी थी, जो आप बता रहे थे कि $60 के भी नीचे पहुंच गया है। कहने का लेवल अब सारी बात का यही है कि देखो, मार्केट तो स्टिल इन द रेंज है। ऐसा नहीं कि आज आप गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिख रहा है। अगर आप लास्ट ट्रेडिंग सेशंस को भी याद करेंगे, तब भी मार्केट ने बहुत बढ़िया स्पीड पकड़ ली थी और करीब 100-125 पॉइंट ऊपर भी चला गया था। लेकिन उसके बाद जिस स्पीड से ऊपर गया, उसी स्पीड से वापस नीचे भी आया और ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ। वो ऑलमोस्ट उसी रेंज में बंद हुआ जिस रेंज से इसने सीरीज की शुरुआत की थी। यानी कि मई सीरीज शुरू हुई थी करीब 25 अप्रैल को, 24 तारीख को डेरिवेटिव एक्सपायरी थी। तो 25 तारीख से लेकर 25 अप्रैल से लेकर टिल आज 5 मई तक हम अभी भी उसी रेंज में हैं। वो रेंज क्या है? वो है 24,200 से 24,400। ना तो हम 400 के ऊपर क्लोज कर पा रहे, ना ही 200 के नीचे क्लोज कर पा रहे। एक टफ फाइट बुल्स और बियर के बीच में चल रही है। मैक्रो डाटा ये कहता है कि बाजार गिरेगा ही नहीं, लेकिन मार्केट में फोर्स की कमी है। यहाँ पर आके एग्रेशन एकदम आके खत्म हो जाता है। यहाँ पे आके ब्रेकडाउन हो नहीं रहे, कॉल राइटिंग हो जाती है 400 और 500 की रेंज में। तो जब तक इसको हम गैप के साथ पार नहीं करेंगे या इसको क्लोजिंग बेसिस पर नहीं दिखाएंगे, तब तक बाजार बड़ा मूव नहीं दिखाएगा। आज गिफ्ट निफ्टी है, सोमवार का दिन है, तो हो सकता है अगर आज का एक कॉम्बिनेशन काम कर जाए जो ओपनिंग में आपको दिख रहा है, तो फिर हम 400 के ऊपर भी क्लोज कर सकते हैं। बट अगर आप मेरे से इसकी प्रोबेबिलिटी पूछेंगे, तो मैं बोलूंगा इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 40% है कि इसके ऊपर ही पार करेगा। तो फिलहाल अभी मेरे को चांसेस लगते हैं स्टिल इन द मार्केट रेंज में ही रहने के चांसेस ज्यादा लगते हैं। मैं रेंज फिर से डिफाइन कर देता हूँ, 2 एसएल देके, यानी कि 2 स्टॉप लॉसेस देके और 2 रेजिस्टेंस देके। पहला स्टॉप लॉस यानी कि सपोर्ट एरिया, वो है 24,200। इसके नीचे जाओगे 24,000 का सपोर्ट, तो 2 आपके सपोर्ट एरिया हो। 2 रेजिस्टेंस एरिया, 24,400, 24,500। अभी आप देख पा रहे हो कि गिफ्ट निफ्टी 24,500 का राउंड है। वो इस वजह से है क्योंकि वो फ्यूचर है, उसके अंदर करीब 50-70 पॉइंट लगे हुए हैं और उसके अंदर वो फ्यूचर्स के रेट कैलकुलेशन है। तो फिलहाल मैं ये 24,400 और 500 को स्पॉट के हिसाब से बता रहा हूँ, जो कि रेजिस्टेंस के तौर पर रहेंगे। रही बात बैंक निफ्टी की, 55,000 से लेके 55,500-700 की रेंज में बैंक निफ्टी में फंसा हुआ है। इसके पास भी अच्छी बढ़त थी, बट वो भी अच्छी बढ़त एक रेंज की ही बढ़त रह गई है। तो फिलहाल अभी आपको इसमें भी वैसे ही ट्रेड करना है। 2 स्टॉप लॉसेस बता देता हूँ, पहला 55,000, दूसरा 54,800, 54,800। ये हमने कोई चेंजेस नहीं किया, 3-4 दिन से आपको यही बता रहे हैं। और ऊपर जाने पर रेजिस्टेंस फेस करोगे आप 55,500 पे और 55,800 पे। इन किसी भी कंडीशन में ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, ध्यान रखिएगा, मार्केट थोड़ा और ड्रैग करेगा। अगर ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर की तरफ, ब्रेकडाउन हुआ तो नीचे की तरफ। टिल जब तक इस रेंज के अंदर है, ऑप्शंस ट्रेडर्स को थोड़ा सावधानी के साथ काम करना चाहिए। प्रोफेशनल ट्रेडर है तो वो आए। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एफआईज, डीआईज और रिटेल किसी भी तरह की होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है, वो जस्ट की तस है। तो लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन है वो कोई मेजर चेंजेस लेके नहीं आया और ना ही आपको ओपन इंटरेस्ट में कोई मेजर चेंजेस दिखेगा। तो फिलहाल पूरी तरह से रेंज का मार्केट है। आज अगर इसके ऊपर या कहीं भी हमने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किया, फिर मोमेंटो कंटिन्यू होगा। जब तक वो नहीं होता, आप रेंज में ही काम करेंगे।
तो रेंज बाउंड मार्केट रहने की उम्मीद आज के सत्र में कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये भी डिम्पी जी ने आपको बताया। इस पर विस्तार में 1 बजे 8 बजे के शो में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के अक्षय भागवत भी जुड़ चुके हैं। अक्षय जी, गुड मॉर्निंग। आप बताएं, आपकी रणनीति ऐसे मार्केट में किस तरह की होगी? गिफ्ट निफ्टी से पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत 24,500 के पार निकलता हुआ। जी, गुड मॉर्निंग आशीष। तो निफ्टी का ओवरऑल जो ब्रॉडर सेटअप है वो अभी भी पॉजिटिव है। बस गए कुछ ट्रेडिंग सेशन से 24,350 प्लस माइनस 50 पॉइंट से निफ्टी पिवोट कर रहा है। तो थोड़ी सी जो अनसर्टेनिटी है बॉर्डर पे, इंडो पाकिस्तान के टेंशंस का एस्केलेशन है, वो वीकेंड पे बना रहता है। उसके चलते आपको थोड़ा सा वीकेंड के आसपास मार्केट में दबाव देखने को मिलता है। पर अगर आप डेटा पॉइंट्स देखेंगे तो एफआईआई का डेटा अभी भी पॉजिटिव है। कैश मार्केट में, इंडेक्स फ्यूचर में टेक्निकली जो निफ्टी का सेटअप है वो 24,800 की तरफ जाने के संकेत दे रहा है। और कुल मिला के पूरा जो सेटअप है, डेटा पॉइंट्स पॉजिटिव है। बस वही है इंडिया विक्स जो डर की बात है, क्योंकि विक्स वापस ऊपर 18 के आसपास आ चुका है। तो आपको विक्स को बहुत बारीकी से देखना है, क्योंकि वो एक फियर इंडेक्स है। और अगर विक्स 16 के नीचे वापस कूल ऑफ होता दिखे तो बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन आने वाले मई सीरीज के लिए माना जाएगा। तो फिलहाल लेवल्स बनेंगे निफ्टी के 24,200, ये एक क्रूशियल सपोर्ट जोन है शॉर्ट टर्म के नजरिए से। और टेक्निकली अभी भी निफ्टी पॉजिटिव है। टारगेट एरिया बनेगा 24,800 का। ठीक है, और कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज होंगे आज के सत्र के लिए अक्षय? जी, तो रिलायंस जो निफ्टी 50 का हैवी वेटेज वाला स्टॉक है, से बढ़िया लाइमलाइट में चल रहा है। और इसमें एक अच्छी टेक्निकल ब्रेकआउट हमने देखी हुई है और एक तरफा चलाए गए 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ पे उम्मीद है कि 24,050 के ऊपर ये लेवल्स आपको जल्द ही आने वाले हफ्ते में दिख जाएंगे रिलायंस में। तो 1451 और 1467 ये 2 टारगेट एरियाज के ध्यान में रख के आपको रिलायंस बाय करना है। 1397 ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। 1497 के स्टॉप लॉस के साथ 1451 से 1463 तक के लेवल्स रिलायंस इंडस्ट्रीज पर नजर आ सकते हैं। यहां पर खरीदारी की राय आती हुई। अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। तो ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए और रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी एक खरीदारी की राय आती हुई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, नतीजे कहां से निकल कर आए हैं और कमोडिटी मार्केट में किस तरह की नीति बनानी चाहिए, उस पर नजर डालेंगे। बने रहिए हमारे साथ। बार स्वागत है आपका। और याद रखें, ओवर द वीकेंड कई सारे नतीजे आए। बैंकिंग दिग्गज कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई और इसके अलावा रिटेल सेगमेंट से डीमार्ट के भी नतीजे आए। कैसे रहे ये नतीजे, ये बताने के लिए अब हमारे साथ रविंदर स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग। बताएं नतीजे कैसे रहे, स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अभी बोला कि बहुत सारे बैंक आए हैं ओवर द वीकेंड। उसमें से 2 बड़े बैंक है, कोटक महिंद्रा और एसबीआई। तो इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की, जहां पर कंपनी का जो बैंक का जो एनआईआई है उसमें जो है 5.5% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें पैट की, तो पैट में भी जो है 15% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। और बैंक का जो नीम है FY25 के लिए वो 4.9.6% पर रहा है। तो ओवरऑल कोटक महिंद्रा बैंक के जो नंबर आए हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं। अगला जो है एसबीआई, जहाँ पर एसबीआई का जो Q4 में जो प्रोविजन रहा है उसमें जो है 3.26% की जो है डिक्लाइन देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। वही अगर बात करें पैट की, तो पैट में भी जो है 9 से 10%, करीब 10% की जो है डिक्लाइन देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगर बात करें एडवांसेस की, तो एडवांसेस में जो है 12.5% की जो ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो एसबीआई के जो Q4 के नंबर थे ओवरऑल वो गुड रहे हैं। अगला जो है सिटी यूनियन बैंक, जहाँ पर सिटी यूनियन बैंक का जो पैट है Q4 का, उसमें जो है 13% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें प्रोविजन की, तो प्रोविजन में भी जो है 4% के आसपास की जो है ग्रोथ देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो सिटी यूनियन बैंक के जो Q4 के नंबर रहे हैं काफ़ी अच्छे रहे हैं। अब बात करें उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की, जहाँ पर बैंक का जो एनआईआई है इसमें जो है 24% की जो है डिक्लाइन देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट में भी जो है यहाँ पे जो है अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है, जो 160 करोड़ से घटकर
3 करोड़ पर देखने को मिला है। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो Q4 के नतीजे रहे हैं वो वीक रहे। अगला जो है CDSL, जहाँ पर CDSL का जो रेवेन्यू है Q4 में, उसमें जो है 6.5% की जो है डिक्लाइन देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें मार्जिन्स की, तो मार्जिन्स में भी जो है यहाँ पे अच्छा खासा जो है प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है, जो 61.5% से घटकर 48.7% पर देखने को मिल रहा है। जो CDSL के जो नंबर रहे हैं काफ़ी वीक रहे हैं। इंडियन बैंक में जो है अपने Q4 के रिजल्ट अनाउंस किया है और उसमें बैंक का जो NII है उसमें 6% की जो है अपटिक देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वही अगर बात करें प्रोविजन की, तो हालांकि प्रोविजन जो है उसमें 25% का डिक्लाइन देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो इंडियन बैंक के जो Q4 के नंबर रहे हैं वो इनलाइन रहे हैं विद एस्टिमेट। अगला जो है रेवेन्यू सुपर मार्ट यानी डीमार्ट, जहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है Q4 में, उसमें जो है 16.5% की जो है अपटिक देखने को मिला है कंपनी के रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट जो है 620 करोड़ पर देखने को मिला है एज़ कम्पेयर टू 604 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। हालांकि जो कंपनी का जो मार्जिन है उसमें 85 बेसिस पॉइंट का जो है डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ओवरऑल रेवेन्यू मार्ट्स के जो नंबर रहे हैं वो काफ़ी वीक रहे। आखिर में बात करेंगे मैरिको की, जहाँ पर मैरिको के जो Q4 के जो रेवेन्यू है उसमें अप्रॉक्स 20% की जो है ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में भी जो है 8% का अपटिक देखने को मिला है। और बात करें वॉल्यूम की, तो Q4 में जो कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ है वो 7% पर रहा है। अगर बात करें मार्जिन्स की, हालांकि कंपनी का जो मार्जिन्स है उसमें 250 बेसिस पॉइंट की जो है डिक्लाइन देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ओवरऑल मैरिको के जो Q4 के नंबर रहे हैं इनलाइन रहे हैं विद एस्टिमेट। ठीक है, तो कई सारे नतीजे आए और नतीजों के बाद स्टॉक्स का आज रिएक्शन भी दिखेगा, लेकिन नतीजों के अलावा खबरों के दम पर भी कई सारे और स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। रविंदर, कुछ ऑर्डर विंस आए हैं रेलवे कंपनियों के लिए, इसके अलावा भी कुछ और स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, बताएं वो कौन से स्टॉक्स होंगे? जी, बहुत सारे स्टॉक्स है जिसमें आज खबरों है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यूएस स्मॉल फाइनेंस बैंक से, जहाँ पर ट्रू नॉर्थ इंडिया, मॉरिशस और सिल्वर लीफ ओक जो है वो 9.23 लाख ऑफ शेयर्स जो है सोल्ड करने वाले हैं, जो कि बैंक का जो है 1.24% ऑफ टोटल इक्विटी होगा। अगर बात करें टोटल डील साइज की, वो जो है 600 करोड़ का होगा और फ्लोर प्राइस जो है 650 पर शेयर का होगा। अगला जो आज फोकस में रह सकता है स्विगी, जहाँ पर स्विगी ने जो है फास्ट फूड डिलीवरी सर्विस बोल्ड बाय स्विगी अनाउंस किया है और ये जो है अब 500 सिटीज़ में अवेलेबल है अक्रॉस इंडिया। अगला जो है अडानी पोर्ट, जहाँ पर कंपनी ने जो है मंथली बिजनेस अपडेट अनाउंस किए हैं। यहाँ पर कंपनी ने जो है 37.5 मिलियन मैट्रिक टन जो है कार्गो हैंडल किए हैं, जिसमें कि जो है 4% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगर बात करें कंटेनर कार्गो की, वो उसमें जो है 21% की ग्रोथ देखने को मिली है। मॉइल ने भी जो है अपने बिजनेस अपडेट अनाउंस किए हैं अप्रैल मंथ के, जहाँ पर मॉइल ने जो है बेस्ट एवर परफॉर्मेंस जो है रिकॉर्ड किया है अप्रैल मंथ में, और जो प्रोडक्शन है 1.62 लाख टन्स ऑफ पर देखने को मिला मैग्नीज और का, जिसमें जो है 1.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। अगला जो है एनटीपीसी ग्रीन, जहाँ पर एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि एक होली ऑन सब्सिडरी है एनटीपीसी ग्रीन की, उन्होंने जो है कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। उनका फाइनल 60 मेगावाट का, जो कि 150 मेगावाट से का जो है 60 मेगावाट का जो है हिस्सा है। और इसी के साथ साथ एनटीपीसी ग्रुप का जो टोटल इंस्टॉल और ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो 80,155 मेगावाट पर आ जाता है। इरकॉन इंटरनेशनल भी आज फोकस में रह सकता है ऑर्डर विन के चलते, जहाँ पर कंपनी को जो है 458.18 करोड़ का जो है वर्क ऑर्डर मिला है नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के चलते, जिसके चलते इरकॉन इंटरनेशनल भी आज फोकस में रह सकता है। अब बात करें टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर बोर्ड ने जो है फंड रेस के लिए अप्रूवल दे दिया है एनसीडी के जरिए, और जो फंड रेस जो है 500 करोड़ का होगा। आयशर मोटर की बात करें तो आयशर मोटर का जो है शेयर होल्डर अप्रूवल मिला है मिस्टर सिद्धार्था लाल के लिए, जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट होंगे अगले 5 साल के लिए। वहीं गोविंदराजन बालकृष्णन जो है एमडी अपॉइंट होंगे अगले 5 सालों के लिए। अगला जो है वोडाफोन आइडिया, जहाँ पर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शेयर्स इशू करने के बाद अब आदित्य बिरला ग्रुप जो है वो 9.5% और वोडाफोन ग्रुप जो है 16.7% का जो है इक्विटी जो है होल्ड करता है कंपनी में। अगला जो है अंबुजा सीमेंट, जहाँ पर कंपनी को जो है शेयर होल्डर अप्रूवल मिला है उनके मर्जर के लिए अडानी सीमेंटेशन के साथ। दालमिया भारत भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी को जो है एनसीएलटी चेन्नई से अप्रूवल मिला है
जिससे कि उन कंपनी जो है भागोली शुगर और डिस्टिलरी लिमिटेड जो कि होली ओन सब्सिडरी है उसको दालमिया भारत शुगर के साथ जो है मर्ज करने वाली है। अगला जो है अडानी ग्रीन जहाँ पर कंपनी की जो होली ओन सब्सिडरी है अडानी ग्रीन एनर्जी 69 लिमिटेड, उन्होंने जो है एक पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, जिससे कि वो जो है 400 मेगावाट सोलर पावर सप्लाई करने वाले हैं। भारतीय एयरटेल भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर भारतीय एयरटेल और टाटा ग्रुप ने जो है म्यूचुअली डिसाइड किया है कि वो जो डिसीजन कर रहे थे कि पोटेंशियल कॉम्बिनेशन ऑफ मर्जर टाटा ग्रुप डीटीएच बिजनेस अंडर टाटा प्ले लिमिटेड और भारतीय टेलीमीडिया के लिए, उन्होंने उसको जो है टर्मिनेट किया है। आदित्य बिरला कैपिटल भी आज फोकस में रह सकता है, जहां पर कंपनी की जो है बोर्ड मीट है मई 13 को, जिसमें वो जो है फंड रेज पर विचार करने वाले हैं। आईएफएल फाइनेंस में भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी की जो है 8 मई को बोर्ड मीट है, जिसपे वो फंड रेज के लिए जो है विचार कर सकते हैं। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स खबरों के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। रविंदर, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आप आज हमारे साथ कुंवरजी ग्रुप के रवि दियोरा जी जुड़ चुके हैं। रवि सर, गुड मॉर्निंग। बताएं कमोडिटी मार्केट में किस तरह का ट्रेड होगा? ब्रेंट क्रूड $60 के नीचे कारोबार करता हुआ, इंडस्ट्रियल मेटल, सोने और चांदी, किस तरह की रणनीति होगी कमोडिटी मार्केट में आज? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आज जिस हिसाब से क्रूड गिरा है इन पर्टिकुलर आज गिरने की वजह भी, क्योंकि लगातार देखे तो डिस्पाइट ऑफ फॉलिंग डिमांड ओपेक की ओर से क्रूड का प्रोडक्शन बढ़ाने का फिर से 4 लाख बैरल पर डे का टारगेट है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि आज प्राइसेस एक अच्छे प्रेशर में रह सकते हैं। हालांकि बेस मेटल में ड्यू टू आज काफी एशियन मार्केट, लंदन मार्केट क्लोज है, तो आज साइडवेज मोमेंटम होगा। हालांकि बुलियन जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स नीचे आया है, तो बुलियन आज फोकस में रह सकते हैं। तो बुलियन से स्टार्ट करते हैं। बुलियन में गोल्ड का जून कॉन्ट्रैक्ट बाय करें, टारगेट 93,800 होगा, स्टॉप लॉस 92,380 का लगाए। सेकंड जो रिकमेंडेशन है वो क्रूड में होगा, गैप डाउन होगा, फिर भी आप कल के क्लोज के करीब स्टॉप लॉस लगा के सेल कर सकते हैं। 4700 तक के टारगेट वहां पे देखने को मिल सकते हैं। और तीसरा रिकमेंडेशन नेचुरल गैस पे होगा, काफी अच्छा ब्रेकआउट था, पर्टिकुलर 304 के करीब बाय करना है। 318 का टारगेट है, 299 वुड बी स्टॉप लॉस। ठीक है, तो इस तरह की रणनीति कमोडिटी मार्केट पर रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रवि सर, समय निकालकर आज हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर, लेकिन गिफ्ट निफ्टी से पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत, ऐसे में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए ये बताने के लिए कई सारे मेहमान हमारे साथ ब्रेक के बाद जुड़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।